तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब इस वीडियो में या इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में और टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब 11th क्लास में हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर करके आ चुके हैं। 11th क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की थी, यानी कि हमने पढ़ा था कि फंक्शन क्या होते हैं और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो चलिए पहले सबसे पहले देखते हैं फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या होता है? फंक्शन हमारे पास एक तरह का रिलेशन ही होता है। ठीक है ना। अब किस तरह के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं वो हमें चेक करना है। अब जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रिलेशन कोई आर रिलेशन है, वो क्या होगा? ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक, अब यही रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे? कि जब वो भी ए क्रॉस बी का सबसेट ही होगा। ठीक है ना। हमने अभी क्या बोला कि एक रिलेशन ही होगा जिसे हम फंक्शन बोलेंगे, लेकिन उस फंक्शन की क्या खासियत होगी, क्या खास बातें होंगी, वो हमें चेक करनी है। ठीक, अगर रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है तो फंक्शन भी तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है हमारे पास। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स और रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो मैंने आपको भी बताया कि एक रिलेशन एफ जो ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है, इज कॉल्ड अ फंक्शन। उसे हम फंक्शन बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी इफ फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी। अब इसका मतलब समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 ये 4 एलिमेंट हैं, और एक सेट है मेरे पास बी, इसमें हमारे पास एलिमेंट हम ले लेते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, अगर हमारे पास कोई रिलेशन ए से बी है, इसे हम फंक्शन कब बोलेंगे? जब इस ए सेट के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज इस बी सेट में होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसे हम फंक्शन कब बोलेंगे? अगर ए सेट के ईच एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट की इमेज बी सेट में होगी। ठीक है, यही हमने लिखा है यहां पर, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी। अब अगर इमेज होगी तो हम ए क्रॉस बी में क्या बनाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके हिसाब से ऑर्डर पेयर बनाए तो क्या बनेंगे? 1 कोमा क्यू, 2 कोमा पी, 3 कोमा आर, 4 कोमा एस। तो ये हमारे पास यहां ऑर्डर पेयर बनेंगे इस दो सेट के हिसाब से। अब वही हमने लिखा है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, ऑर्डर पेयर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर ए कोमा बी एफ के अंदर आ रहा है और ए कोमा सी भी एफ में आ रहा है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ए कोमा बी भी एफ में है और ए कोमा सी भी एफ से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब बी और सी क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, अब देखिए फंक्शन में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि इस सेट के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती, और हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। मान लीजिए अगर मैं यहां से इस तरह से कर दूं इसको, ठीक है ना, अब आप देख सकते हैं 1 की इमेज क्यू, 2 की इमेज पी, 3 की इमेज आर, 4 की कोई इमेज ही नहीं है। ठीक है ना, पेयरिंग नहीं हो रही, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? अब बात करते हैं फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में।
इफ फंक्शन ए टू बी, एक फंक्शन हमें दिया गया है जो ए से बी के लिए डिफाइन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एनी वन ऑफ ए एंड बी और बोथ आर इनफाइनाइट सेट्स। मतलब समझिए कि अगर हमारे पास एक फंक्शन ए से बी के लिए डिफाइन है, हो सकता है इनमें से कोई एक सेट इनफाइनाइट सेट हो, ठीक है ना। मान लीजिए ए सेट है वो इनफाइनाइट है, या हो सकता है कि जो सेट बी है वो इनफाइनाइट है, या फिर ये दोनों सेट ही इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड, ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव एग्जैक्टली वन इमेज इन बी। अगर कोई फंक्शन ए से बी के लिए डिफाइन है तो सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज बी में होनी चाहिए। वही लिखा है ना हमने, एग्जैक्टली वन इमेज इन बी। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 की इमेज नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कब होगा, जब 4 की इमेज भी इस सेट बी में मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए, नो एलिमेंट ऑफ ए शुड बी विदाउट एन इमेज। ये बात मैंने बता दी कि अगर कोई फंक्शन ए से बी के लिए डिफाइन है तो बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना रहे जिसकी इमेज आपको सेट बी में ना मिले। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना रहे जिसकी इमेज आपको सेट बी में ना मिले, ठीक है। आगे, एंड नो एलिमेंट ऑफ ए हैव मोर देन वन इमेज। और सेट ए के किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होंगी, ठीक है। मान लीजिए मैं इस तरह से कर दूं, अब देखिए 4 की 2 इमेज हो गई, एस और आर, ठीक है ना। तो ये फंक्शन नहीं होगा हमारे पास, ये रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन ए से बी के लिए डिफाइन है तो सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट बी में, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट बिना इमेज के नहीं रहना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 3 पर। 2 or more element of A may have same image in B, ठीक है ना। इसके लिए देखिए कि अगर कोई फंक्शन A से B के लिए डिफाइन है, ठीक है ना, तो सेट A के 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। जैसे मैं कह देता हूं कि इस 4 की इमेज भी क्या है, R। 4 की इमेज क्या है, R, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 3 की 2 इमेजेस कर दोगे तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ रिलेशन होगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा एक फंक्शन ए से बी के लिए डिफाइन है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, चेक कर सकते हो। 1 की सिर्फ एक इमेज है Q, 2 की P, 3 की R, 4 की R, ठीक है ना। अगर सेट ए के 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर 4। देयर मे बी सम एलिमेंट्स इन बी विच आर नॉट इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। हमारे पास सेट बी में ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई एलिमेंट बच जाए जिसकी सेट ए के साथ पेयर ना बने, ठीक है ना। या कोई एलिमेंट ऐसा बच जाए जो सेट ए के किसी एलिमेंट का या किसी सेट के एलिमेंट की इमेज नहीं है। अब चेक कर सकते हैं यहां पर सेट बी में से P, Q और R सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेजेस हैं, ठीक है। लेकिन जो ये S है आपके पास, ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, ठीक।
यानी कि अगर कोई फंक्शन ए से बी के लिए डिफाइन है तो इस सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो सेट बी है ऐसा हो सकता है कि उसका कोई एलिमेंट बच जाए जिसकी इमेज जिसकी प्री इमेज ना मिले, ठीक। अब इमेज और प्री इमेज यह है, मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। अगर हम कहें कि सेट ए इसमें जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 इन सब की इमेज कहां मिलेगी? सेट बी में, ठीक है ना। और सेट बी में जो भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज कहां मिलेगी? सेट ए में। जैसे 1 की इमेज क्या है? क्यू, यानी कि 1 का किसके साथ पेयर बन रहा है? क्यू के साथ। तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी? क्यू। 2 की इमेज पी, 3 की इमेज आर, 4 की इमेज आर, ठीक है। अब बात करते हैं प्री इमेज की। सेट बी में एलिमेंट पी, क्यू और आर यही ऑक्यूपाई हो रखे हैं, एस ऑक्यूपाई हमारा नहीं हो रखा। तो पी की प्री इमेज क्या है? 2, क्यू की प्री इमेज 1, आर की प्री इमेज 3 और 4, ठीक है। तो ये तो था हमारा फंक्शन और फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें नंबर 1 फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव भी बोल देते हैं, ठीक है। 1 फंक्शन क्या होता है? इसमें हम लिखेंगे ओ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is said to be वन या फिर इंजेक्टिव if distinct element of A have distinct images in set B, ठीक है। कि एक फंक्शन अगर हमारे पास A से B के लिए डिफाइन है, अब देखिए यहां पर A हमारे पास क्या होगा? डोमेन, और B क्या होगा? कोडोमेन। अगर कोई फंक्शन हमारे पास A से B के लिए डिफाइन है उसे हम 1 कब कहेंगे? अगर सेट A के हर एक एलिमेंट की, ठीक है, हर एक एलिमेंट अब अलग अलग होगा, तो सेट A के अलग अलग एलिमेंट्स की, ये कहेंगे सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की एक यूनिक इमेज सेट बी में आएगी, ठीक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5, और एक हमारे पास सेट बी है, इसमें हम ले लेते हैं पी क्यू आर एस टी, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि मान लो 1 की इमेज हमारे पास क्यू आ गई, 2 की इमेज आर आ गई, 3 की इमेज पी आ गई, 4 की इमेज टी और 5 की इमेज एस। अब आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं कि जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन की थी कि अगर कोई फंक्शन ए से बी के लिए डिफाइन है, ठीक है ना, तो सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए।
तो सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज है, ठीक, और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, ठीक है ना। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की एक अलग अलग इमेज है, यानी कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, जो हमने यहां पर अभी लिखा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में अपनी एक अलग ही इमेज होगी, यानी कि दो एलिमेंट्स की एक सेम इमेज नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर दो एलिमेंट की सेम इमेज होगी, दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना। उसे हम लिखेंगे यहां पर अभी, जिसे हमने लिखा है इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, ठीक, अदरवाइज it is many one function, ठीक है। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, ये जो 5 है, अगर मैं इसकी इमेज यहां बना देता हूं, ठीक है सर। अब आप चेक कर सकते हैं 1 की इमेज P, 2 की इमेज R, 3 की इमेज P, इन तीनों एलिमेंट्स की अपनी अपनी अलग इमेज है, लेकिन 4 और 5 इन दोनों की एक ही इमेज है, क्या है, T। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन, ठीक है ना। हमें नाम से भी इनको याद रखना है, 1 1 का मतलब कि एक एलिमेंट की एक अपनी अलग इमेज, बात खत्म। मैनी वन का मतलब कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज आ जाना, मैनी वन, ठीक है। मैनी का मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, वन का मतलब उनकी वन इमेज, क्लियर बात। तो अभी मैं इसको 1 1 ही लिखता रहूं, ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसको नहीं लिखना आपने अभी। अब ध्यान से देखिए, इफ x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, हमारा फंक्शन ए से बी के लिए डिफाइन है। अगर मान लो एक एलिमेंट x1 है और एक x2 है, ये दोनों सेट ए में बिलोंग करते हैं, ठीक है, और यहां से अगर हम f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की बात करते हैं, इसको बाद में लिखता हूं मैं, f ऑफ x2, ठीक, और अगर हम इनको इक्वल बोल देते हैं कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 क्या है, इक्वल, इसका मतलब क्या होगा कि x1 जो है x2 के इक्वल होगा, ठीक। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि x1 एंड x2 आर सेम एलिमेंट। मतलब अब देखिए, अगर किन्हीं दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किन्हीं दो एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है और हम ये भी बोल रहे हैं कि फंक्शन हमारे पास 1 1 है, जैसे इस एग्जांपल में x1 और x2 इस सेट ए के एलिमेंट है, अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि x1 और x2 दोनों क्या होंगे, इक्वल, ठीक। एंड इफ x1 एंड x2 आर डिस्टिंक्ट, यानी कि अगर हमारे पास x1 और x2 दोनों अलग अलग हैं, सच दैट, अब हमें ये बताना पड़ेगा कि x1 और x2 दोनों सेट ए से ही बिलोंग करते हैं। अगर x1 और x2 अलग हैं तो f ऑफ x1 और कभी भी f ऑफ x2 के इक्वल नहीं होगा। अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल आ रहे हैं और फंक्शन 1 1 भी है,
तो इसका मतलब x1 और x2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। ठीक है, ये लेट एक सेट है A जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। ठीक है, और एक सेट हम ले लेते हैं B, इसे हम बोल देते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, और जो हमारा फंक्शन है वो A से B के लिए डिफाइन है। ठीक, और फंक्शन हमारे पास क्या दिया गया है, x प्लस 2। फंक्शन में क्या दिया गया है, मान लो x प्लस 2। अब फंक्शन A से B के लिए क्या है, डिफाइन। अब ध्यान से देखें, जब आप A सेट के हर एक एलिमेंट को इसमें रखना शुरू करेंगे, अब आप मान लो A की वैल्यू क्या 1 पुट करते हैं यहां पर, तो f ऑफ 1 कितना आएगा आपके पास, 3। 1 पुट करने पर क्या मिला, 3। 2 पुट करने पर क्या मिलेगा आपको, 4। 3 पुट करने पर क्या मिलेगा, 5। और 4 पुट करने पर क्या मिलेगा आपको, 6। अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इसको ऑर्डर पे बना करके लिखूं तो किस तरह से होगा। 1 पुट किया, मिला क्या, 3, तो 1,3। 2 पुट किया, मिला क्या, 4, 2,4। 3 पुट किया, क्या मिला, 5। 4 पुट किया, क्या मिला, 6। ठीक है, अब आप आराम से चेक भी कर सकते हैं कि 1 की इमेज कितनी आई, 3, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 5 और 4 की इमेज 6। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी कि अलग अलग 1 2 3 4, इन चारों की अपनी एक अलग इमेज आ गई, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, 1 1। ठीक है, अब हम इसके और भी एग्जाम्पल करेंगे ताकि ये जो हमारे पास टाइप 1 है 1 1 फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये हमें और ज्यादा समझ आए। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, जिससे हमें काफी मदद मिलेगी ये समझने में कि कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि एक फंक्शन A से B के लिए डिफाइन है, यानी कि A उसकी डोमेन और B को डोमेन। तो A फंक्शन A सेट में हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3, और सेट B में हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब मैंने यहाँ पर R1 R2 R3 R4 यहाँ पर 4 रिलेशन लिख दिए। अब हमें इनमें से देखकर ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो उसमें से कौन सा 1 1 फंक्शन है। ठीक है ना, ये मैंने R इसका लिखा क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि रिलेशन ही एक तरह का फंक्शन होता है। तो हमने ये देखना है पहले कि इन चारों रिलेशन में से कौन सा फंक्शन है। अगर वो फंक्शन है तब हम ये चेक करेंगे कि क्या वो फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं। ठीक, तो R1 की बात करते हैं। देखिए 1 और 2 का पेयर बन रहा है, यानी कि 1 की इमेज कितनी होगी, 2, 2 की इमेज 3 और 1 की इमेज 4। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन में हम पढ़ते हैं कि हर एलिमेंट की एक इमेज बनेगी। ठीक है ना, एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं बन सकती। यहां पर 1 की इमेज 2 भी है और 1 की इमेज 4 भी है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, ये रिलेशन होगा। सेकंड पर आते हैं, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 4। अब यहां हम ध्यान से देख सकते हैं कि एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है बात। अब आप चेक करें
फंक्शन हमारा डिफाइन है ए से बी के लिए, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा तीनों ऑर्डर पेयर में वो ए से बिलोंग करेगा, यानी कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। अब वही चेक करना आपने, 5 सेट बी से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल। क्या 7 सेट बी से बिलोंग कर रहा है? नहीं, तो यानी कि तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से R2 रिलेशन भी नहीं है, ठीक है ना, ये किसी और सेट का है या किसी और क्वेश्चन का रिलेशन है जो हमें यहां पर दे दिया गया, ठीक। अब थर्ड की बात करते हैं। देखिए 1 की इमेज कितनी है? 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 4। अब हमें ये तो दिख रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज, है ना, सबकी अलग अलग इमेज है। अब ये देखना कि क्या जो सेकंड एलिमेंट हैं 2, 3 और 4 क्या वो सेट बी में बिलोंग करते हैं? देखते हैं। 2 बिलोंग करता है, जी हाँ, 3 भी है, 4 भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल चुका कि 1, 2, 3 इनकी एक अलग अलग इमेज थी, तो ये फंक्शन था, और अब हर एक की एक सिंगल इमेज थी, अपनी अपनी इमेज थी, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन भी है, और कैसा फंक्शन है? 1, 1। फोर्थ पर आते हैं। 2 की इमेज कितनी है? 4, 3 की इमेज 4, 1 की इमेज 6। तो ये तो क्लियर हुआ हमें कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक इमेज है, तो ये फंक्शन तो हो गया, ठीक है। अब ये देखना है कि क्या हर एलिमेंट की एक अपनी इमेज है। देखो 2 की इमेज कितनी है? 4, 3 की इमेज भी 4 है, 1 की 6। अब दो एलिमेंट्स 2 और 3 जिनकी इमेज क्या है? सेम है, तो क्या 1, 1 होगा? नहीं, ये हमारे पास होगा मैनी वन, कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ जाना, उसे हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस कि अगर हमें क्वेश्चन दिए जाएं, हमें उन क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है कि वो 1, 1 है या फिर नहीं, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट। अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इन क्वेश्चंस को जो हम करने वाले हैं, इनसे हमें पता चलेगा कि हमें किसी क्वेश्चन को 1, 1 कैसे प्रूफ करना है और उसे फिर लिखना कैसे है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे, बोर्ड के एग्जाम दोगे, तो वहां पर लिखने की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप किस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया गया है कि लेट फंक्शन, कोई फंक्शन है एफ जो ए से बी के लिए डिफाइन है, सच दैट फंक्शन हमें क्या दिया गया है? x² + 2, और सेट ए दिया गया है 1, 2, 3, और सेट बी में एलिमेंट दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12। हमें चेक करना है कि ये 1, 1 है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें सिर्फ यही चेक करना है कि सेट ए के हर एलिमेंट की क्या डिस्टिंक्ट इमेज सेट बी में बन रही है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे f ऑफ x, x² + 2 दिया गया है, ठीक है। हमें 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है। तो सबसे पहले हम f ऑफ 1 निकालेंगे, तो ये 1² + 2, 1 + 2 कितना आ जाएगा? 3। अब f ऑफ 2 निकालेंगे, 2 को पुट किया हमने यहां पर, तो ये 2² + 2, ये बनेगा 4 + 2 6। अब हम निकालेंगे f ऑफ 3, तो ये हमारे पास बनेगा 3² + 2, यानी कि 9 + 2 = 11। अब आप चेक करें कि जो हमने 3 एलिमेंट्स लिए थे 1, 2, 3, क्या उनकी अलग इमेज आई है? जी हाँ, बिल्कुल अलग इमेज है। 1 की इमेज 3 आई, 2 की इमेज 6 और 3 की इमेज 11। अब हमने ये चेक करना है कि क्या 3, 6 और 11 सेट बी में है।
चेक करें, 3 भी है, 6 भी है, 11 भी है। ठीक है, तो हमें ये पता चल चुका है कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक अलग इमेज सेट बी में आ रही है। क्लियर? अब इसको लिखना कैसे है, हम लिखेंगे यहां पर क्लियरली, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है, इसका हम लिख रहे हैं क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज distinct image in set P, therefore function is 1 1। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। चेंज कैसे करता हूं, मान लो मैं यहां से 3 इसमें नहीं लिखता, ध्यान से देखिए 3 मैंने नहीं लिखा, तो फंक्शन आपका ए से बी के लिए डिफाइन है। सेट ए में 1 2 3 तीन एलिमेंट ही हैं, और सेट बी में 2 4 5 6 9 11 ये सब एलिमेंट है। ठीक है, अब इसी तरह से यहां तक करेंगे 11 तक। ठीक है, अब आप ये चेक करेंगे कि 1 की इमेज तो आपको 3 मिल ही नहीं रही यहां पर। ठीक, 1 की इमेज आपको सेट बी में मिल ही नहीं रही, तो आप क्या कहोगे कि जो 1 है सेट ए से बिलोंग करता है, इसकी कोई भी इमेज सेट बी में नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, पहली बात तो। और अगर फंक्शन नहीं है तो 1 1 और ऑन टू जो हम आगे पढ़ेंगे, ऑन टू की बात कर रहा हूं, ऑन टू फंक्शन, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। क्लियर हो गया? अब एक तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें फाइनाइट सेट दिए होंगे। ठीक है, इसको 3 लिखकर ही आप नोट करें। सेट ए भी फाइनाइट था, सेट बी भी फाइनाइट था, इनको तो आप इस तरह से सोल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें सेट ए और सेट बी दोनों इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और दोनों फाइनाइट भी, वो हमने कर लिए। अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फंक्शन हमें एन टू एन डिफाइन है, एन टू एन। एन का मतलब यहां पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं? देखिए, इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। ठीक है ना, आपको पूरा शो होगा यहां पर बोर्ड पर, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी करेंगे। अब थ्योरेटिकली कैसे और प्रैक्टिकली कैसे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर बना हुआ है, एक्स स्क्वायर है ना। अब अगर आप एक्स स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं, यानी कि अगर आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। इस तरह से आपके पास ये ग्राफ बनता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला टाइप है ना। ठीक है, अब हमें जो फंक्शन की बात की गई है, फंक्शन हमारा डिफाइन कहां से कहां है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की ओर। अब नेचुरल नंबर तो हमारे यहां से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, इस तरह से चलेंगे हमारे पास। अब हम देखें, अगर हम यहां पर एफ ऑफ 1 पुट करें तो हमारे पास कितना आएगा, 1। अगर हम एफ ऑफ 2 पुट करें तो कितना आएगा, 4। एफ ऑफ 3 पुट करें तो कितना आएगा, 9। एफ ऑफ 4 पुट करें तो कितना आएगा, 16। ऐसे आप करते रहेंगे कंटिन्यू। अब आप यहां देख पा रहे हैं
कि 1 पुट करने पर इमेज क्या मिली 1, 2 पुट करने पर इमेज क्या मिली 4, 3 पुट करने पर इमेज क्या मिली 9, 4 पुट करने पर इमेज क्या मिली 16। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आप एलिमेंट पुट कर रहे हैं और डिफरेंट ही आपको इमेज मिल रही है, ठीक है ना। तो फंक्शन 1 होगा, ठीक है। अब ये तो हमारा सिंपल तरीका था, अलजेब्रिक तरीका था। अब प्रैक्टिकली कैसे, आप देखिए, अगर आप इस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे n से n के लिए, तो आप सिर्फ यहां से शुरू करेंगे। देखो 1 की इमेज यहां मिलेगी आपको, 2 की इमेज यहां मिलेगी इस पॉइंट पर, 3 की इमेज यहां मिलेगी, 4 की इमेज कुछ यहां मिलेगी। ये मैं सर्कल लगा रहा हूं, आपको शायद दिख जाए, थोड़े बड़े कर देता हूं मैं। और ऐसे ये 5 की इमेज यहां मिलेगी, 6 की इमेज आपको कुछ यहां मिलेगी, ऐसे 7, 8, 9, ठीक है ना। तो जो आपका ग्राफ है वो सिर्फ इतना बनेगा, यहां से लेकर 1 से लेकर ये, यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा। ये 1 है आपका, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हर नंबर का एक आपको अलग इमेज मिल रही है, ठीक है ना। अब आप एक चीज और बोर्ड पर चेक कर रहे होंगे कि मैंने कुछ वर्किंग रूल लिखा है पर, ठीक है ना। इस वर्किंग रूल को हम कब यूज करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस करने में हम वर्किंग रूल यूज करेंगे, ठीक है ना। जब आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, इनके इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सेट की बात आ जाए, तब आप इस तरह से कर नहीं दिखा सकते, क्योंकि 4, 5, 6 काफी सारे नंबर्स हैं। आप हर नंबर के लिए शो नहीं कर सकते कि हर नंबर की एक अलग इमेज आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है वो आप देखें एक बार। देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप किसमें क्या है, x1, x2 बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए का मतलब डोमेन की बात हो रही है। हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे जो इस सेट के अंदर हो, डोमेन में हम लिखेंगे यहां पर लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, डोमेन। क्योंकि n 2 बार आ रहा है तो हम बता देंगे कि हम डोमेन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो पुट कर देते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब देखिए f ऑफ x कितना है x स्क्वायर, जब x1 पुट करेंगे तो क्या होगा ये x1 स्क्वायर, और ये क्या बनेगा x2 स्क्वायर। बात क्लियर हुई। अब थर्ड स्टेप में, सेकंड में हमें इसको सोल्व करना है और चेक करना है थर्ड स्टेप में कि x1 और x2 इक्वल आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन में अगर मैं डोमेन को चेंज कर दूं तो क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, पहले इसकी बात करते हैं। अब देखिए x1 स्क्वायर किसके इक्वल है x2 स्क्वायर के इक्वल, यहां से आपके पास x1 जो है x2 के इक्वल ही आएगा, ठीक है ना। यहां प्लस माइनस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जब आपने यहां पर, यहां देखिए x1 और x2 की बात कर रहे हो आप, ये x1 और x2 आप कहां से लोगे, डोमेन में से लोगे, क्लियर बात। और डोमेन के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सभी कैसे हैं प्लस के, क्योंकि नेचुरल नंबर है, क्लियर। इस कारण x1 किसके इक्वल होगा प्लस x2 के इक्वल होगा। अब x1 और x2 इक्वल आ गए, अगर इक्वल आ गए तो आप क्या लिख दोगे कि f ऑफ x इज 1, 1, ठीक है। बस ये आपको काम करना है इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर इनफाइनाइट सेट आ जाए। अब देखते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को हम चेंज कर लें, मैं थोड़ा डोमेन चेंज करूंगा, उससे पहले अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप वीडियो बीच में ही पॉज करके ये सब नोट कर लें। अब देखिए अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन लिख दूं कि f ऑफ x मेरे पास x स्क्वायर है, ठीक है,
और फंक्शन मेरे पास डिफाइन है z से लेके n तक। z हमारे पास क्या है यहां पर, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स के अंदर क्या होगा, प्लस वाले नंबर भी आएंगे और माइनस वाले नंबर भी आएंगे। क्लियर बात, ठीक है ना। अब आप एक चीज तो बहुत आराम से समझ सकते हैं 12th क्लास में आप, कि आप यहां पर x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, चाहे वो प्लस की हो या फिर वो माइनस की हो, वो आपको हमेशा प्लस में ही आंसर मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। क्लियर बात। अब जब आप f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। अब जब आप यहां जीरो पुट करेंगे तो जीरो पे वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो, ठीक। 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे वगैरह वगैरह मिलती जाएंगी। अब जब आप यहां पर -1 पुट करेंगे तो देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पर कितनी वैल्यू मिल रही है, 1, ठीक है ना। आप -2 पुट करें, क्या मिल रहा है आपको, 4। आप -3 पुट करें तो क्या मिल रहा है आपको, 9, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ से भी समझाता हूं ये सब चीजें। ध्यान से देखें, 1 पुट करने पर वैल्यू 1 और -1 पुट करने पर भी वैल्यू 1, ठीक है। अब देखिए दो एलिमेंट की सेम वैल्यू आ सकती हैं, ये हमने फंक्शन में पढ़ा था, ठीक है। अगर दो एलिमेंट्स की सेम वैल्यू आ जाए तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, वो क्या होगा, मैनी 1। तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, ये फंक्शन हमारे पास कुछ और ही है। कैसे पूरा चेक करेंगे, -2 पुट करने पर भी 4 और 2 पुट करने पर भी 4, देखो सेम वैल्यू मिलेगी आपको। 3 पुट करने पर 9 और माइनस का 3 पुट करने पर भी आपको 9 मिलेगा। 4 पुट करने पे भी 16 और -4 पुट करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 16। इस तरह से ही आपको लेफ्ट में और राइट में वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो अब आप इस तरह से कर कर भी, इनके -1 पर निकाला आपने, फिर आप 1 पर निकालें, इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है सॉल्यूशन में, आप क्या लिखेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू z, डोमेन की बात हो रही है यहां पर। अब हमें लिखने की जरूरत नहीं डोमेन, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो नाउ पुट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब यहां पर x1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये x1 स्क्वायर और ये x2 स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास x1 जो है वो प्लस माइनस x2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस का हो या इक्वल, तो ये तो बात बनी नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब f इज नॉट 1 1 फंक्शन, कि जो आपके पास f है वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है बात।